हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति आपका एग्ज़ाम होने वाला है 13 जुलाई को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं हम साइंस से। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ सकें। पहला क्वेश्चन है, जीवन काल की उस अवधि को क्या कहते हैं जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। यानी किस परिवर्तन की बात कर रही है? जनन परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी आ जाता है उस आदमी के अंदर, उस बंदे के अंदर। तो उस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है। यौन यौन आरंभ के साथ विल्सन द्वारा किस पुरुष हार्मोन का सौरण प्रारंभ हो जाता है? तो याद रखिएगा, जो पुरुष में जो हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हार्मोन होता है पुरुष के लिए। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ अंडाशय में किस स्त्री हार्मोन का स्राव प्रारंभ होता है? याद रखिएगा, लड़की में जो हार्मोन पाया जाता है उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले हार्मोन का पता किन वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया? बेलिस एवं स्टॉर्लिक के द्वारा 1902 ईस्वी में। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है? 28 से 30 दिन। रेशम कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कयांतरण। कयांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। कीटों में कयांतरण का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? कीट हार्मोन। आपको बता दें, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दें। मेढक में कयांतरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? थायरॉक्सिन। एनीमिया नामक रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? लौह तत्व। एनीमिया नामक रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? लौह तत्व। विश्व युद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसी वस्तुओं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वह क्या कहलाती है? देखो, जो भी वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग दीप्त वस्तु, ये दीप्त बोलो या प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है क्या कहलाती? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कुर्सी, मेज, ये सब में खुद का लाइट नहीं होता है। पार्श्विक परिवर्तित का क्या अर्थ होता है? दाहिने का बायां तथा बाएं का दाहिना परिवर्तित होना, इसी को बोलता है पार्श्व परिवर्तन होना। एक ऐसे प्रकाशी यंत्र का नाम बताएं जो ऐसी वस्तुओं को भी दृश्यमान बनाती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित नहीं होती। पेरिस्कोप। काफ़ी महत्वपूर्ण। सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? याद रखिएगा, 7 रंग। बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण। याद रखिएगा, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का विक्षेपण की घटना पर आधारित है। मानव नेत्र को एक विशेष रंग कौन प्रदान करता है? आइरिस या परितारिका? तो आइरिस बोलो या परितारिका बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। मानव नेत्र में पारदर्शी अगर भाग को क्या कहते हैं? यानी आगे के भाग को कार्निया कहते हैं। मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आइरिस या परितारिका? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? याद रखिएगा, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। याद रखिएगा। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, जो भी प्रकाश आपका नेत्र में आता है तो उसको जो प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो है आइरिस। रेटिना या दृष्टि पटल पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटाने के बाद कितनी देर तक बनी रहती है? 1/16 सेकंड तक। समान नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर में कोई चीज़ रखा हुआ है उसको आप कम से कम, अगर उस जो दूरी 25 सेंटीमीटर है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। अगर इससे कम होता है दूरी तो फिर दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में। चाक्षुष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति क्या है? ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न होते हैं? तो 63। याद रखिएगा।
वनोन्मूलन क्या है? वनों का नष्ट होना ही वनोन्मूलन कहलाता है। मरुस्थलीकरण क्या है? मृदा अपरदन के कारण उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित मरुस्थलीकरण कहलाता है। चिपको आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा। झारखंड के किस जिले में जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया? खूंटी। खूंटी। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो याद रखिएगा 77। भारत में वन जीवों का सुरक्षा के लिए मानव एवं जैवमंडल कार्य शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 1986। भारत में कुल कितने वन प्राणी अभयारण्य हैं? 421। भारत में कुल कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र निर्धारित है? तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए मानव एवं जैवमंडल कार्य शुरू की गई थी, याद बता दिया आपको 1986 में। भारत में कुल कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र निर्धारित है? तो 14। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं? याद रखिएगा 19। टोटल 19 बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1972 से 73। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित कितने वृक्ष मतलब 1 टन को प्राप्त करने के लिए कुल पूर्ण रूप से विकसित कितने वृक्ष को काटा जाएगा 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए? तो 17 वृक्ष को। तो आई होप यहाँ पर तो क्लियर आपको समझ में आया। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसॉल कहते हैं। जाड़े के दिन में औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं और कोहरा आपस में मिलकर किन चीज़ों का निर्माण करते हैं जिससे दृश्यता में कमी आती है? धूम, कोहरा। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? जो भी पदार्थ वायु को अगर खराब कर रहा है तो उसको हम लोग मतलब वायु को प्रदूषित कर रहा है तो उसको वायु प्रदूषक कहते हैं। कौन सी विषैली गैस रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देता है? याद रखिएगा, एक ऐसा विषैली गैस जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, जो ऑक्सीजन का जो क्षमता है उसको कम कर देता है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पर्यावरण में बहुत ही नुकसान होता है। ऐसा गैस अगर पर्यावरण में फैले तो मानव जाति के लिए बहुत नुकसान है। पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? विस्तापन। हरितगृह प्रभाव की मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी। ओजोन परत के नुकसान के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो क्या होता है, जो यहाँ पर जो वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसी तरीके से बनता है और जाकर ओजोन परत को जाकर वो नुकसान करता है। ठीक है, किसी सोर्स से निकलता है, ये क्लोरो CFC बोल दो इसको शॉर्ट फॉर्म में। धुएं तथा तरल बूंदों के रूप में निलंबित सूक्ष्म पदार्थ जैसे गैसीय, इसको क्या कहलाते हैं? कुछ है आगे पता नहीं चल रहा है। सूक्ष्म प्रदूषक याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे प्रदूषक जो किसी क्रिया या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सीधे उत्सर्जित होए क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक के आपस में या वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला प्रदूषक को क्या कहते हैं? द्वितीय प्रदूषक। मानव में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। आयाम का ईसाई मात्रक मीटर होता है। आवर्तकाल का ईसाई मात्रक सेकंड। याद रखिएगा, आवर्तकाल का ईसाई मात्रक सेकंड बता दिए। आवृत्ति का ईसाई मात्रक हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता किस चीज़ पर निर्भर करती है? उसके आयाम पर। किस पर? आयाम पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु 1 सेकंड में 30 कंपन पूर्ण करती है तो उसकी आवर्त होगी 30 हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल। 9 नंबर है, कितनी प्रबलता से अधिक ध्वनि को शोर माना जाता है? 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता की ध्वनि को। तो यहाँ तक तो ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत किस चीज़ पर निर्धारित होती है? आवृत्ति पर। मानव कंठ की श्रव्यता सीमा का प्राश क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।